वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट सान नट और वाइल्स नट। आज हम सान नट या वाइल्स नट को डिस्कस करेंगे। मतलब कि बात करें तो सान नट का दूसरा नाम है हमारा वाइल्स नट। अब इसमें क्या यूज होता है, तो इस पर सान नट पे हम एक कैप स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो ये कैप स्क्रू कहाँ पर लगा हुआ होता है, ये जो हमारा हेक्सागोनल नट होता है जो बोल्ट के ऊपर असेंबल होता है, तो इसके अपर पार्ट से, जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब नट या बोल्ट को हम क्या कहते हैं कि ऊपर से देखते हैं, फ्रंट से देखा जाता है, तो फ्रंट से देखने पे हमें एक फेस पूरी दिखाई देती है और दो फेस आधी आधी दिखाई देती। तो ये जो आधी आधी फेसेस दिखाई देती हैं, तो इन्हीं पर हम क्या कहते हैं कि एक कैप स्क्रू लगा देते हैं। तो अब ये कैप स्क्रू लगाने से हमारा क्या होता है कि इसकी सामर्थ्य इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जब हमने स्लाटेड नट में देखा था, तो जब दोनों तरफ स्लाट हमने काट दिया था, D/2 के जो फेस थे, तो दोनों तरफ स्लाट काट दिया था, तो क्या हो रहा था कि इसकी नट की स्ट्रेंथ वीक हो रही थी, मतलब इसकी सामर्थ्य कमज़ोर हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैप स्क्रू के थ्रू हमने क्या किया कि कैप स्क्रू के थ्रू हमने इस पर क्या कर दिया कि इसकी सामर्थ्य को इंक्रीज कर दिया। मतलब जब नट हमारा कैप स्क्रू लगेगा, तो यहाँ पे नट पे भी हमारे थ्रेड्स कटे हुए हैं, तो जब नट्स में भी हमारे थ्रेड्स कटे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक फ्रैक्शन क्रिएट होगा। एक जब फ्रैक्शन क्रिएट होगा, तो फ्रैक्शन इसको क्या देगा, मजबूती देगा, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, तो ये मजबूती प्रोवाइड करेगा। तो ये है हमारा सान नट और वाइल्स नट। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक कोई बोल्ट बना लिया। अब इस तरह से हमने कोई भी एक बोल्ट बना के यहाँ पर सेक्शनिंग कर दी कि ये शो करा रहा है कि ये कहीं से कटा हुआ भाग है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि यहीं पर इस तरह से एक नट हमने इस तरह से बना लिया। अब ये नट हमने बना लिया है, नट पर हमने क्या की, इस तरह से चैम्फरिंग कर दी। चैम्फरिंग से क्या फ़ायदा होता है कि हमें कोई इंजरी नहीं होती है। और ये जो यहाँ पर ये जो एंगल लाइंस गई है, तो इस लाइंस को हम हटा देते हैं, तो जिससे हमारी चैम्फरिंग हो जाती है पूरी तरह से। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से हमने बोल्ट को मिला दिया। तो ये हमारा बोल्ट है और ये हमारा नट लगा हुआ है। तो अब ये हेक्सागोनल नट है, तो फ्रंट से देखने पे हमें एक फेस पूरी दिखाई देती है और दो फेस आधी आधी दिखाई देती है। तो अब ये जो D/2 की फेस हमें दिखाई दे रही हैं, तो मैंने मान लिया कि इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है। तो सेंटर से हमने क्या किया कि इस तरह से रेफरेंस लाइन खींच दी। अब ये रेफरेंस लाइन खींचने के बाद हमने क्या किया, इस लाइन से यहाँ तक आए 0.2D। मैंने मान लिया कि इस तरह से ये हमारी गहराई कितनी होती है, 0.2D। मतलब कि इस पर वर्क यदि किया जाए, तो इसकी जो गहराई होती है अपर हेड से हाइट जो हमारी होगी, तो ये कितनी होगी, 0.2D। फिर इसके बाद इसमें विड्थ ऑफ द स्लॉट, तो स्लॉट की चौड़ाई कितनी होगी, ये मैंने मान लिया, तो ये कितनी है, 0.15D। तो अब यहाँ पर ये जो स्लॉट की चौड़ाई है, तो ये इस तरह से हमारी आ जाएगी। और ये इसकी रेफरेंस लाइन है, तो ये यहाँ तक भी आप ला सकते हो। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से कुछ इस तरह से 2 mm इधर आए, 2 mm इधर आए, और बाकी हाइट हमने कितनी ले ली, 0.2D ही ले ली। फिर इस तरह से आए, इस तरह से आए, फिर इस तरह से हमने एक स्लॉट बना दिया। तो ये स्लॉट हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, और स्लॉट हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्लस का साइन बन के आया, मतलब स्टार पेचकस का यूज करके, स्टार स्क्रू ड्राइवर का यूज करके हम ओपन कर लेंगे इस नट को और टाइट कर देंगे। तो ये जब यहाँ से नट आएगा, तो जब यहाँ से कैप स्क्रू हमारा आएगा, तो जब ये कैप स्क्रू इसके अंदर इंटर करेगा आके, तो यहाँ पर क्या होगा कि नट्स में भी थ्रेड्स कटे हुए होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रैक्शन क्रिएट होने लगेगा, और ये फ्रैक्शन से ही हमारा क्या होगा, इस नट की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो और जब ये नट कैप स्क्रू या सान नट का यूज कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर एरिया कम होता है, जहाँ पर हम पूरी तरह से स्पाइनर का यूज नहीं कर पाएंगे,
तब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि कैप स्क्रू या सान नट का यूज करते हैं, और सान नट पर कैप स्क्रू लगा हुआ होता है, तो उसकी हेल्प से हम इस नट को टाइट कर देते हैं। इस नट को हम टाइट कर दे इस नट को हमने टाइट कर दिया और हमारा ये क्या है, सान नट आज वाइल्स नट बन चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको ड्राइंग शीट पर कैसे बनाते हैं। तो अब ड्राइंग शीट पर बना के देखते हैं कि ये कैसे बनता है। चलिए अब देखते हैं ड्राइंग शीट पर कैसे बनता है। तो अब हमें क्या बनाना है, सान नट बनाना है। ये सान नट और वाइल्स नट, सान नट का ही दूसरा नाम है वाइल्स नट। तो अब ये इसे हमें बनाना है। तो जब अब आप इसे हमें क्या करना है कि बनाना है। तो जब बनाना है तो चलिए बनाते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स यूज होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने मान लिया कि लेट कितना d इक्वल टू 20 mm। तो अब इस पर हमने क्या किया कि मान लिया कि d इक्वल टू 20 mm है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, हेक्सागोनल नट बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेक्सागोनल नट की। हेक्सागोनल नट, तो जब हेक्सागोनल नट हमें बनाना है तो यहाँ पर क्या होगा कि T इक्वल टू एच इक्वल टू डी होता है, थिकनेस इक्वल टू हाइट इक्वल टू डायामीटर के बराबर होता है। तो T इक्वल टू एच इक्वल टू डी कितना है हमारा 20 मिलीमीटर हो गया। फिर विथ एक्रॉस कॉर्नर का फार्मूला क्या होता है, 2D होता है। तो विथ एक्रॉस कॉर्नर कितना हो जाएगा 40 mm, क्योंकि डी की वैल्यू 20 mm हमें दी गई है। फिर इसके बाद विथ एक्रॉस फ्लैट कितना होगा 1.5D प्लस 3 mm। तो कितना आ जाएगा विथ एक्रॉस फ्लैट कितना आ जाएगा 33 mm। फिर इसके बाद क्या आता है, चैम्फर रेडियस। चैम्फर क्यों किया जाता है, इंजरी से बचने के लिए। चैम्फर रेडियस, जो चिप्स वहाँ पर लगी रह जाती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। चैम्फर रेडियस 1.5D। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 20 mm रखोगे तो कितना आ जाएगा 30 mm 30 mm। फिर इसके बाद चैम्फर एंगल हमारा कितना होता है हेक्सागोनल नट में 30 डिग्री का होता है। फिर इसके बाद बोल्ट की थ्रेड डाया कितनी होती है, थ्रेड डाया ऑफ बोल्ट के लिए कितनी 0.75D या 0.8D। तो हमने 0.8D ले ली। तो कितना आ गया D डैश इक्वल टू, यहाँ पे 20 रखा तो 16 mm आ गया। फिर इसके बाद क्या है कि अपर एंड ऑफ नट स्लॉट वन साइड हाइट कितनी होती है 0.2D। तो जब D की वैल्यू यहाँ पर 20 mm रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 mm। फिर इसके बाद विथ ऑफ स्लॉट की चौड़ाई कितनी आएगी, विथ ऑफ स्लॉट, तो स्लॉट की चौड़ाई कितनी होती है 0.15D। तो ये जो 0.15D है हमारी, तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 mm आ जाएगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो बनाने के लिए हमने क्या किया कि इस तरह से एक यहाँ पर रेफरेंस लाइन ले लिया, इस तरह से। इस तरह से हमने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इस रेफरेंस लाइन पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया। तो अब ये पॉइंट लेने के बाद हमें पता है कि हमारा विथ एक्रॉस कॉर्नर कितना है 40 mm है विथ एक्रॉस कॉर्नर। तो यहाँ से हमने इस तरह से एक लाइट लाइन ड्रा कर दिया। तो अब जब ये लाइट लाइन हमारी ड्रा हो गई है तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसको शो कराना है पूरी तरह से। तो ये अब हमारी लाइट लाइन के थ्रू हमने क्या किया कि इसको बना लिया। तो अब इसके बाद कैसे करते हैं नट के केस में।
कि 20 mm लेफ्ट में इस तरह से, 20 mm राइट पे। अब हमें पता है कि नट के केस पे क्या होता है कि जब हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें एक फेस पूरी दिखाई देती है और दो फेस आधी आधी दिखाई देती हैं। तो फिर ये एक फेस हमारी पूरी दिखाई देगी, तो इसके लिए भी हमने मेजरमेंट कर लिया। अब इसके बाद T=H=D कितना है, हाइट कितना है, 20 mm है, तो इस तरह से मैंने 20 mm भी ले लिया। अब इसके बाद इसी को रेफरेंस लेते हुए मैंने क्या किया कि इन लाइंस को इस तरह से ऊपर इंक्रीज किया, इस तरह से हमने इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर आए और यहाँ से इस तरह से लाइंस ड्रा कर दी। अब इसके बाद इन लाइंस को हम हटा देंगे क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है, इन लाइंस का कोई भी यूज नहीं है। इस तरह से हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है कि चैम्फर लगाना है। तो अब ये जो हमें चैम्फर लगाना है, तो चैम्फर लगाने के लिए कितना दिया गया है, चैम्फर रेडियस 30 mm दिया गया। तो 30 mm हमारा इस तरह से आ गया। और ये जो रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन पर प्रकार की नोक रखी और पेंसिल की नोक कहाँ पर रखेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल ब्लॉक बना हुआ है इस तरह से। इस तरह से हमने चैम्फरिंग कर दी, आर्क लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से आए और इस तरह से हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स और मिल गए। अभी 1 पॉइंट ये मिला है, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स मिले। तो जब हमें पूरे नट में चैम्फरिंग करनी है तो इस तरह से 1 पॉइंट इधर मिला लेफ्ट में, 1 राइट पर मिला, तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इसके बाद जब ये 2 पॉइंट्स मिल गए तो यहाँ से हमने क्या किया कि 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची। यहाँ से इस तरह से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची। चलिए ड्रा कर लेते हैं लाइंस को भी इस तरह से हमने ड्रा कर लिया। फिर इसके बाद क्या किया कि इधर से भी हमने क्या किया कि 30 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट लिया, 30 डिग्री के एंगल पर इस तरह से पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद यहाँ से भी हमने क्या किया कि इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसके बाद इनको क्या किया कि हमने फ्री हैंड इस तरह से मिला दिया, या तो आप किसी सर्कुलर बार का यूज करके भी आप बना सकते हो। तो ये हमारा क्या है कि हेक्सागोनल नट बन गया और ये जो कार्नर्स हैं इनको हमने रब कर दिया। इस तरह से हमने इनको रब कर दिया। अब रब करने के बाद हम क्या करेंगे कि इन लाइंस को एक बार डार्क कर देंगे पूरी तरह से, क्योंकि अभी हमने लाइट बनाया था। अब इनको हम डार्क कर देंगे। तो डार्क करने से ये पता चलेगा कि ये फेसेस हमें पूरी दिखाई दे रही हैं। तो अब इसके बाद यहाँ से भी हमने इस तरह से लाइन से डार्क कर दिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये तो हमारा हेक्सागोनल नट बन गया। तो अब इस पर हम बोल्ट से भी बना देते हैं। चलिए बोल्ट बनाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ से एक लाइन खींची और ये बोल्ट के लिए इंक्रीज कर दी। अब यहाँ से हमें कितना लेना है, 20 mm मान लिया, क्योंकि 20 mm हमने मान लिया है कि ये हमें यहाँ तक दिखाई देगा। तो सभी से हमने 20 mm ले लिया। अब इसके बाद इस लाइंस को भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे इस तरह से, और फिर इस लाइन को भी हम डार्क कर देंगे क्योंकि ये हमें दिखाई देगा। और बाकी ये जो लाइंस हैं इनको यहाँ से रब कर देंगे क्योंकि इनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहीं से कटा हुआ भाग है इसका। तो हमने क्या किया कि इसको इस तरह से सेक्शनिंग कर दी। अब जब इसकी हमने सेक्शनिंग इस तरह से कर दी तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि ये किसी बोल्ट से कटा हुआ भाग है। तो अब इसके बाद यहाँ पर थ्रेड डाया हमें कितना दिया गया है, तो थ्रेड डाया की बात की जाए तो 16 mm दिया गया है।
डी डैश हमें कितना दिया गया है 16 mm। तो जब डी डैश हमें 16 mm दिया गया है तो 16 mm पे हम क्या करेंगे 8 mm लेफ्ट पर 8 mm राइट पर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे पॉइंट मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लेंगे। इस तरह से। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से हमने इतनी लाइंस ड्रा कर दी इसकी भी, और यहाँ से भी इस तरह से हमने इतनी लाइन खींच दी। अब इसके बाद इसको इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद यहीं से हमने क्या किया कि 2 mm का और से गैप ले लिया। 2 mm का गैप हमने और ले लिया यहाँ से इस तरह से, और इधर से भी हमने क्या किया कि 2 mm का गैप ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया, ये क्यों लिया गया है कि कभी बाई चांस हमें बोल्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको हम दूसरी तरफ से असेंबल कर दें, या यहाँ पर वाशर लगा के भी हम टाइट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद बीच क्रॉस कार्नर हमें कितना दिया गया 40 mm। तो 10 mm लेफ्ट में 10 mm राइट पर हमने क्या किया कि इसको इंक्रीज कर दिया, ताकि ये हमारा पूरी तरह से मशीन एलिमेंट के लिए बेस बन सके। तो इस तरह से हमने इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से और इस तरह से हमने इसको शो करा दिया। तो अब इसके बाद इस पर हमें क्या करना है, सेक्शनिंग करनी है। तो अब ये सेक्शनिंग हमें करने के लिए क्या है, 45 डिग्री के एंगल पर हमें क्या करना होता है कि लाइन से ड्रा करनी होती है। अब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी कितनी रखते हैं, 2 से 3 mm के गैप कंटिन्यूस रखते हैं, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं। तो ये हमारी इस तरह से देखिए सेक्शनिंग भी हो गई। अब तो अब ये सेक्शनिंग का मतलब क्या होता है कि सेक्शनिंग का मतलब ये है कि कहीं से ये कटा हुआ भाग है। तो अब ये कटे हुए भाग को हमें इस लाइनों के थ्रू सेक्शन करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि जिससे हमें पता चले कि ये सेक्शनिंग की गई है और ये कहीं से कटा हुआ भाग है। तो अब ये हमारा इस तरह से फिगर तैयार हो चुका है। तो जब अब हमारा फिगर तैयार हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि टॉप से यहाँ से 0.2D हमें क्या दिया गया, हाइट दी गई है। तो इधर से हमने क्या किया, बनाने को हम इधर से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम नहीं बना सकते, इधर से भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से रेफरेंस लिया और इस तरह से 4 mm हमें यहाँ पर मिला, 4 mm हमें इस जगह पर मिला। तो हमने क्या किया, 4 mm इस पॉइंट पर हमें मिला। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से लाइंस खींच ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 3 mm नीचे चलना है, 3 mm की हमें डेप्थ देनी है। तो चलिए 3 mm की हमने यहाँ पर इस तरह से डेप्थ दे दी। अब डेप्थ देने के बाद हमने क्या किया कि इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने क्या किया कि पूरी लाइंस इस तरह से और इस तरह से ड्रा कर दी। यहाँ से भी इस तरह से हमने इसको ड्रा कर दी और इस लाइंस को हमने डार्क कर दिया, ताकि अब हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें क्या करना है कि इस पर स्क्रू, कैप स्क्रू का हेड बनाना है। और बोल्ट के ऊपर हमने क्या किया कि इस तरह से हमने बोल्ट को शो करा दिया। तो अब इसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इसका सेंटर कितना आएगा, इसका सेंटर कितना आएगा, बोल्ट D/2 का सेंटर D हमारा 10 है। तो इसका सेंटर हमारा 5 mm यहाँ पर मुझे मिला। तो 5 mm सेंटर यहाँ पर हमें मिला, तो हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन इस तरह से ड्रा कर दिया, इस तरह से। अब इसके बाद 2 mm हम यहाँ से कहाँ चले, इस तरह से 2 mm
इस तरह से हमने किया। अब इसकी हाइट हमने कितनी ले ली, मान लिया कि 2-3 mm इसकी हाइट ले ली हमने, इस तरह से। तीन mm हाइट ले ली। अब इसके बाद इसी पे हमने इस तरह से और इसको इस तरह से, ये हमने इस तरह से कैप स्क्रू का स्लॉट बना दिया। तो अब स्लॉट बनाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ली जो हमारी यहीं तक आ जाएगी। फिर इसके बाद ये जो लाइन्स है इसकी रेफरेंस लाइन ली तो ये इस तरह से आई, इसकी रेफरेंस लाइन इस तरह से आई और इसकी रेफरेंस लाइन यहीं तक आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सर्कल बना दिया कि मतलब हमारा स्क्रू यहाँ तक आ चुका है। तो ये हमारा बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमने एक इस तरह से स्लॉट बना दिया। ये सारा कुछ हमें फ्री हैंड बनाना होता है। तो ये हमारा था कैप स्क्रू। अब इस पर हमने क्या किया कि एक रेडियस को भी शो करा देते हैं जो हमारी चैम्फर रेडियस है। और फिर इसके बाद यहाँ से ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा। ये तो हमारा फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू। अब इस पर हम क्या करेंगे कि डायमेंशनिंग शो कर देंगे। तो डायमेंशनिंग शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि चलिए डायमेंशनिंग ही शो कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ये हमारा क्या है, डी है। तो डी है तो इस तरह से इस पर एरो बनाना हमें कंपलसरी होता है। यदि एरो सही से नहीं बनाएंगे तो मार्क्स हमारे बेटा कट जाते हैं। तो इस तरह से हमने एरो बनाया और यहाँ से भी हमने क्या किया कि ये इस तरह से हाइट ले ली। अब इसके बाद इसी को रेफरेंस लेते हुए हमने क्या किया कि इस तरह से एक लाइन ड्रा की। अब ड्रा करने के बाद इस पर भी हमने एरो, इस पर भी हमने क्या किया कि एरो इस तरह से बनाया। ये हमारा कितना है, 0.2 डी, ये हमारा 0.2 डी है। फिर इसके बाद यहीं से हमने एक लार्ज लाइन खींची और ये इस तरह से। तो और यहाँ पर हमने इस तरह से एरो लगाया, इस तरह से एरो लगाया। तो ये हमारा कितना होगा, 0.15 डी, 0.15 डी। अब इसके बाद इस पर हमें डाया, बोल्ट का डाया शो कर देते हैं कितना है। तो बोल्ट का डाया हमारा कुछ इस तरह से आएगा, बोल्ट का डाया हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो हमने क्या किया कि इसमें भी एरो बना दिए। ये हमारा क्या होगा, डी, ये हमारा क्या होगा, डी। अब इसके बाद ये थ्रेड डाया है तो इसको भी हम शो कर लेते हैं। ये थ्रेड डाया है तो इसको भी हम इस तरह से शो कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हमारा डी डैश है। इसको हमने शो किया तो ये हमारा डी डैश आ गया। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट व्यू बन चुका है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैप, ये हमारा कैप स्क्रू है। अब बात करते हैं कि यहाँ से फ्रंट व्यू तो हमने बना लिया है। अब टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इस तरह से एक रेफरेंस लाइन ले ली, एक्स डैश एक्स, इस तरह से हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली। तो जब अब हमने रेफरेंस लाइन ले ली है तो अब हमें क्या करना है कि फिगर टॉप व्यू बनाना है। तो अब ये टॉप व्यू बनाने के लिए, अब ये टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जो विथ एक्रॉस कॉर्नर है हमारा, तो विथ एक्रॉस कॉर्नर कितना है, 40 mm दिया गया है। तो उसकी रेडियस कितनी आएगी, 20 mm। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लिया। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट इस तरह से
मार्क किया और यहाँ से हमने क्या किया कि 20 mm की रेडियस लेके इस तरह से एक लाइट सर्कल बना लिया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके भी कोऑर्डिनेट इस तरह से रेफरेंस लाइन लेके आए और यहाँ पर भी इस तरह से हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट बना दिया। इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट बना दिया। तो जब यहाँ से यहाँ तक बना दिया है तो अब हमें पता है कि ये हमारा हेक्सागोनल नट है, तो 6 फेसेस होती हैं इस पर, तो 6 फलके पाई जाती हैं। तो अब इस पर हमें क्या है 6 पॉइंट चाहिए, तभी हमारी 6 फेसेस बनेंगी। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जितना हमने 20 mm रेडियस लिया था, तो इन हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन आई है तो यहाँ से 20 mm का कट मार दिया। तो कट मारने के बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट मिल चुके हैं। और इस सर्कल को अब हमने क्या किया कि इसको ज़ब्त कर दिया, क्योंकि हमें ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इसको बनाएं। तो हमने क्या किया कि इस तरह से इसको ज़ब्त कर दिया। अब ज़ब्त करने के बाद इन्हीं पॉइंट्स को हमने क्या किया कि मैच करा दिया इस तरह से। तो ये अभी हमारा बन जाएगा, इन जब 6 पॉइंट्स को मैच कराएंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, हेक्सागन। तो जब ये हेक्सागन हमारा बन जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा इसका टॉप व्यू का नट का जो है ये टॉप व्यू बन जाएगा हमारा, क्योंकि ऊपर से देखने पे हमें सर्कुलर भाग ही दिखाई देगा, बाकी और कुछ नहीं। एक हेक्सागन, उसके अंदर बना हुआ सर्कल। तो अब ये सर्कल हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो फेस के सेंटर पॉइंट से इस फेस के बीच की दूरी लेंगे और आर्क लगा सर्कल बनाएंगे। तो ये सर्कल जो है सभी फेसेस को इस तरह से टच करते हुए, सभी फेसेस को टच करते हुए जाएगा। इस तरह से सभी फेसेस को टच करते हुए ये सर्कल हमारा जाएगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से थ्रेड का ये जो डाया है हमारा, तो डाया कितना हमें दिया गया है, तो डाया हमें बोल्ट का डाया कितना दिया गया है, 20 mm दिया गया। तो कितना बोल्ट का डाया जब हमें 20 mm दिया गया तो रेडियस कितनी आएगी, 10 mm। तो हमने 10 mm मेजर कर लिया, या फिर हमने यहाँ से मेजरमेंट कर लिया। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि 10 mm के रेडियस का इस तरह से एक सर्कल बना दिया, सर्कल बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि थ्रेड डाया कितना दिया गया, तो थ्रेड डाया हमें d डैश इक्वल टू 16 mm दिया गया। तो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, 8 mm आ जाएगी। तो हमने कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लिया। करने के बाद इसके अंदर ही हमने क्या किया कि सर्कल 8 mm का मेजरमेंट हमने यहाँ से इस तरह से कर लिया। करने के बाद इसी के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल हमारा आएगा तो ये कितना आएगा, 80% भाग पर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको 0.8D ले रखा है। तो इस तरह से ही हमारा सर्कल आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि रेफरेंस लाइंस हमने ले रखी हैं, तो सारा कुछ हमारा आ रहा है। तो फिर यहाँ से भी हमने क्या किया कि इस तरह से रेफरेंस लाइन ले ली। तो जब हमने इस तरह से रेफरेंस लाइन ली, यहाँ पर आई, फिर इसके बाद हमारा सेंटर लाइन यहाँ से कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर इसके बाद एक लाइन और आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमने इस तरह से यहाँ से बिल्कुल टच होते हुए एक फ्री हैंड सर्कल बना दिया इस तरह से। तो एक लाइन इधर आई, एक लाइन हमारी सेंटर से आई और एक लाइन कुछ हमारी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से फिगर कंप्लीट हो जाएगा और सेंटर लाइन हमारी इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा क्या था, टॉप व्यू था। अब ये किस चीज़ का टॉप व्यू है, चलिए इसकी डायमेंशन भी शो करा लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इतना ये हमारा विथ अक्रॉस कॉर्नर है, ये हमारा विथ अक्रॉस फ्लैट होगा।
फिर इसके बाद अंदर वाला जो डाया है, बाहर वाला जो डाया है, तो हमने क्या किया कि इस तरह से, तो यहाँ से इस तरह से एरो बनाया, यहाँ से इस तरह से एरो बनाया, तो ये हमारा क्या होगा डी। फिर इसके बाद क्या किया कि इसी के अंदर ही हमने इसको शो करा दिया, तो ये हमारा क्या होगा डी डैश। इस तरह से ये हमारा क्या होगा डी डैश। तो ये बेटा था हमारा क्या सान नट या वाइल्स नट। अब इस पर हमने सारा कुछ मेंशन कराया है और देखा भी है हमने कि कैसे बनेगा। तो ये हमारा कैप स्क्रू लगा हुआ, तो जब ये कैप स्क्रू को हम कैप स्क्रू को जब हम पेचकस के थ्रू या किसी भी ड्राइवर के थ्रू या एलेंकी के थ्रू, स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम इसको टाइट करेंगे, तो यहाँ पर नट और कैप स्क्रू के बीच में जो थ्रेड्स कटे हुए होंगे, तो इस पर क्या होगा कि फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो ये फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो जिस रीजन से यहाँ पर हमारा नट टाइट हो जाएगा और पूरी सामर्थ्य, पूरी स्ट्रेंथ को मजबूत कर देगा नट की। ये हमारा था सान नट।